दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आपको याद होगा कि जब भी हम कम्युनिज्म के हवाले से बात करते थे तो क्या कहते थे, छोड़ें जी, किस कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, वो तो अफगानिस्तान के कब्रिस्तान में 2 दहाइयों पहले दफन हो चुका है। तो ये बात सुनते सुनते हमारे कान पक गए और हर तरह से इस नज़रिए की नाकामी पर इसरार किया जाता रहा और बड़े दलाइल दिए जाते थे। और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के शराजा बिखरने पर शादा अमेरिका अपनी फतह गर्दानते हुए कम्युनिज्म पर सरमायादाराना निज़ाम और यक जमाती हुकूमत पर जमहूरियत की फतह समझता रहा और कितने ही अरसे इस पर जश्न मनाता रहा। इस पर न जाने कितने ही कॉलम्स लिखे गए, कितनी ही किताबों को तसनीफ किया गया और सोशलिज्म या कम्युनिज्म की नाकामी पर दर्जनों लोग किताबें नहीं सैकड़ों किताबें लिखी गई। और हमारे यहाँ के भी लेफ्ट के जो हमारे दानिश्वर थे वो भी इस पर फुसफुसी दलाइल देते नजर आए। बल्कि हमारे यहाँ तो सरमायादाराना निज़ाम के हामी जमातें, जमात इस्लामी और दीगर रवायती मजहबी जमातें इसको अपनी फतह समझते हुए हर तरफ सेमिनार्स करते नजर आए और कम्युनिज्म को अफगानिस्तान में दफन कर देने के दावा करते खिल्ली उड़ाते नजर आए। इस तरह तो मगरब ने अपनी तय ये समझता रहा कि रूस जैसी अजीम रियासत को टुकड़ों में तकसीम करके रियासत के उस आखिरी धारे तक तारीख के उस आखिरी धारे तक पहुंचा चुके हैं कि चीन तो एक टर्न वाला साबित होगा जिसमें कोई चीनी गोर्बाचोव उनके बिछाए गए खेल में वो सहूलियात मौके मुहैया करेगा कि चंद दिनों में चीन की आबादी जो 1.5 अरब नफूस पर मुश्तमिल है कि इज्तिमाई बगावत चीन को खसो खाशाक की तरह बहाकर ले जाएगी। एक बार वक्त ने अंगड़ाई ली। चीन का सदर शी जिनपिंग कह रहा है चीन को डराने का वक्त गुजर चुका है। बैरूनी ताकतों से पंजा आजमाई में कोई हमें कमजोर न समझे और गैर मुल्की अफवाज को बदमाशी नहीं करने देंगे और दुनिया में मसाइल का हल कम्युनिज्म के नफाज में पना है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का 100 साला तकरीबात काबिल सताइश है, जिन्होंने 1921 से लेकर आज तक कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में तमाम नशेबो फराज हालात की कशीदगी और शिद्दत खुशहाली की अदवार को अपने तजर्बात और पॉलिसी से सेंचा और आज चीन 100 साला तजर्बात ही के नतीजे में दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। चीन के बारे में एक किताब चाइनीज लीडर्स जो डेविड ने लिखी थी कि अब ये नहीं कहा, उसने कहा कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि चीन उभर रहा है, बल्कि चीन उभर चुका है और ये आपकी आंखों के सामने मौजूद है। 1 जुलाई को चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सदर शी जिनपिंग के सरबराही में अपनी 100 साला तासीसी सालगिरह मनाई। जी हाँ, सदर शी जिन वो शख्सियत है जिन्होंने सोवियत यूनियन के टूटने की मुख्तलिफ नौइयत का सबक सीखा, क्योंकि उन्होंने खूब समझ लिया था कि सोवियत यूनियन के टूटने के पसे पर्दा उसका मुकदमा या तारीख का फैसला नहीं, बल्कि हकीकत तो ये है कि सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदार अपने अहद से, अपने अज़म से को फरामोश करके करप्ट हो चुके थे, बदउनवान हो चुके थे। शी जिन ने 2013 में कम्युनिस्ट पार्टी के कायद के तौर पर पहला अहद किया था कि वो चीन को रूस की तरह अंजाम से दो चार हरगिज़ नहीं होने देगा। उसने अमेरिका की तवक्कुआत के बरक्स ऐसी पॉलिसीज को फरोग दिया जहां उसने माशियत को रूस के मुकाबले में ज्यादा मुतहर्रिक और खुशहाल बनाया और इसी माशी पॉलिसी ही की वजह थी कि चीन में जीडीपी की फी कस ग्रोथ 10,000 अमेरिकी डॉलर्स हो गई है, जबकि 1960 में सिर्फ 88 डॉलर थी। और अगर यही तरक्की की रफ्तार रही तो सिर्फ 5 साल में चीन की माशियत अमेरिका के हुजम की माशियत से बहुत आगे निकल चुकी होगी। तरक्की की ये रफ्तार कोविड-19 की वबा में भी कमी ना आ सकी। आज चीन में 97% लोग ख्वांदा हैं, पढ़े लिखे हैं,
शी जिन ने चीन के उभरते हुए सरमायादारों को कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल किया, क्योंकि वो जान चुके थे कि सोवियत यूनियन की माशी तन्हाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसलिए आलमी माशियत से तावन और ताल्लुक का रास्ता अपनाया। इस तरह चीन को मगरब के लिए नागुज़ीर बना दिया। अगरचे चीन में यक्ष जमाती सियासी निज़ाम किसी और जमात को पनपने नहीं देता और ना ही अदम सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होने देता है। शायद यही वजह है कि 1 अरब 42 करोड़ इंसानों को समाजी इंसाफ के साथ माशी तौर पर खुद को फील करने के सफर पर गामजन है। आज भी 70 करोड़ से आबादी को गुर्बत से निकाल कर एक खुशहाल जिंदगी वो दे चुके हैं। वो दुनिया को एक आलमी ज़ाब्ता देने के लिए मुतहर्रिक है। दुनिया आलम की वाहिद एक मजबूत तंजीमी ढांचा ने कम्युनिस्ट पार्टी को लाजवाल कर दिया है। बज़ाहिर चीन में एक जमात कम्युनिस्ट पार्टी की आमरीत कायम है, लेकिन जमात के अंदर जमहूरियत की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसका तसव्वुर दुनिया की किसी जमात में नहीं किया जा सकता। यही वजह है ये रोबे ज़वाल न हुई। उसे रियासती मामलात और चीन के समाज को दुरुस्त सिमत में चलाने में कि एक अथॉरिटी के तौर पर सद दिल से तस्लीम किया जाता है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के अरकान की तादाद 9 करोड़ 20 लाख है। कितनी? 9 करोड़ 20 लाख। और पार्टी की नजरियाती असास मार्क्सिज्म की फिक्र पर उस्तवार है। किसी भी रियासती पॉलिसीज पर पार्टी के अंदर खुले मुबाहसे किए जाते हैं, जहां किसी भी राय को हकारत से धत्कार देने की बजाय उसे मौजूए बहस बनाया जाता है। और लेकिन जब इत्तफाक राय या अक्सरियती बुनियाद पर राय कायम हो जाए तो उस पर पाबंदी सब पर लाजमन होती है। कम्युनिस्ट पार्टी के 44,80,000 बुनियादी सतही झैली तंजीमें मौजूद हैं और पॉलिसीज मरतब करते हुए इस निचली सतह के अरकान से भी राय ली जाती है। और हालात हाज़िरा का जायजा लेने के बाद रियासत और चीन के समाज को किन बुनियादों पर चलाना है, इसके मुतालिक कौन सी पॉलिसीज को वज़ा करना है, ये राय हर 5 साल बाद ली जाती है। इसके बाद पार्टी के इजलास में पॉलिसी मुरतब कर ली जाती है। इस पॉलिसी को पार्टी दस्तावेज कहा जाता है, जो यकीनी तौर पर एक पेचीदा और मुश्किल मरहला होता है, जिसे बड़ी शफाफियत से मुरतब किया जाता है। चीन का यह अमल दुनिया की सोशलिस्ट तहरीकों, सोशलिस्ट रियासतों के सियासी अमल से बिल्कुल कतई मुख्तलिफ है, जिसका अदराक बहुत अरसा पहले उन्हें हो गया था। और आवाम से लाताल्लुकी और पॉलिसीज मुरतब करते हुए एतमाद में ना लाना एक ऐसा अमल है जो किसी भी सोशलिस्ट जमात को गैर मकबूल बना देता है। और जब तक आवाम को इन्वॉल्व ना किया जाए, वो ये समझ चुके थे जब तक अपनी पॉलिसीज में आवाम को इन्वॉल्व ना किया जाए तो वो हालात के मुताबिक नहीं चल सकते। कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साल जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें आईं, यहाँ तक कि उसका वजूद ही मादूम होने का था। जिस तरह 1921 में क़याम के 10 साल बाद कौम परस्त जमात के से जंग का आगाज हुआ, जो 1949 तक जारी रहा। कम्युनिस्ट पार्टी पर सबसे बड़ी आजमाइश लॉन्ग मार्च की थी, माओ की, जिसमें 80,000 कारकुनों ने हिस्सा लिया और उसमें 70,000 कारकुन मारे गए, सिर्फ 10,000 कारकुन जिंदा रह सके। और बाद में हालात ने किस अंदाज से कम्युनिस्ट पार्टी के हक में करवटें ली, ये एक अलहदा मौजू है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल कम्युनिस्ट पार्टी को फतह हुई और अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद रखी गई। इस तरह माओ ज़ेडुंग की अजीम जस्त मंसूबे ग्रेट लीप ने कम्युनिस्ट पार्टी को अवाम में गैर मकबूल कर दिया, खुसूसन जब चीन को ज़री समाज से सनती दौर में बदलने की उजरत की और उसमें चीन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। कहत साली पैदा हुई, जिससे 55 मिलियन लोग, 5 करोड़ 55 लाख के करीब लोग भूख से मारे गए। इसी तरह बैंगटोई डैम की तामीर, जो ना तजर्बाकारी की चीनी इंजीनियर्स की ना तजर्बाकारी की बहस, वो उसकी तामीर बेहतर अंदाज से ना हो सकी और वो पानी के एक बड़े रेले से टूट गया और जंगी बुनियादों पर बनाए गए 65 दीगर डैम्स को फिर एयरक्राफ्ट के जरिए बमबारी करके तोड़ दिया गया, जिससे पानी का बहाव इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गया जिससे लाखों लोग इस सैलाब की जद में आकर बह गए और मर गए। इस तरह माओ ज़ेडुंग ने सकाफती इनकलाब का आगाज 1966 में किया, जो दाखिली इख्तलाफात की वजह से इंतशार का शिकार हुआ। माओ ने पार्टी के अंदर ततहीर का
آغاز کرتے ہوئے مزید الجھنوں کو پیدا کیا۔ بہرحال چین میں ڈنگ زیاؤپنگ نے اقتدار سنبھالتے ہی اصلاحات کا ریفارمز کا آغاز کیا۔ پارٹی کے ساتھ ایک نیا دور نصیب ہوا۔ خصوصاً کمیونسٹ پارٹی نے روس کی شرازہ بکھرنے کی وجوہات کو تلاش کیا۔ یہی وہ تاریخ کا اہم دور تھا جو چین کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان سخت کر گیا۔ لیکن موجودہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں کمیونسٹ پارٹی نے ایک نو دور کا آغاز کیا۔ وہ دہائیوں کی اس جدوجہد نے چین کو اقوام عالم میں سب سے مضبوط مقام نصیب ہوا۔ آج چین امریکہ اور مغربی ممالک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس نے چین کے 70 کروڑ افراد کو غربت سے نکال کر چونکہ خوشحالی کی زندگی دے دی ہے، اس لیے وہ اس وقت قابل قبول ہے اپنے عوام کے لیے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی نے اپنا رشتہ عوام سے نہ ٹوٹنے دیا، اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت کی، پارٹی کے سیاسی معاملات میں شریک کیے رکھا۔ انہوں نے فقط نعرہ بازی، جذبات سے مغلوب ہو کر پالیسی بنانے کی بجائے انتہائی سائنٹیفک انداز سے حالات کا تجزیہ کیا اور چین کی اجتماعی دانش سے رہنمائی حاصل کی۔ اس نے دنیا بھر کے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے $1.2 ٹریلین سے بیلٹ اینڈ روڈز پلان ترتیب دیا تاکہ اس معاشی پالیسیز کے نتیجے میں دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو سکیں۔ چین کی مجموعی پیداوار امریکہ کے مقابلے میں اب زیادہ ہو جائے گی۔ امریکہ نے اسی خطرے سے نپٹنے کے لیے جاپان، انڈیا، آسٹریلیا کے ساتھ مل کر 4 کا اتحاد بنایا ہے، لیکن چین نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اپنا اثر رسوخ افریقہ اور لاطینی امریکہ تک پھیلا دیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک ہی فلسفہ پیش کار فرما ہے کہ جس جگہ بھی جاؤ وہاں معاشی ترقی میں لوگوں کو شامل کرو اور خود بھی اسٹریٹ جیک مفادات کو پھیلاؤ۔ ضرورت اب دوستو اس امر کی ہے، ہمیں چین سے زبانی دوستی کی نعرے بلند کرنے کے چین کے سیاسی نظام کو اب ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس نظام میں سیاسی کارکنوں کی تربیت اور پالیسیز وضع کرنے کے طریقوں پر غور کرنا ہوگا اور پاکستان کو بھی ان فٹ سٹیپس پر چل کر اقوام عالم میں سرخرو اپنے آپ کو کرنا ہوگا اور ہم بھی شی جنگ کی طرح یہ کہہ سکیں کہ مشرق طلوع ہو رہا ہے اور مغرب غروب ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم کسی اور ٹاپک پر کسی اور موضوع پہ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ جاتے آپ سے یہ التماس، آپ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ بہت شکریہ، والسلام۔